हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 11 करने वाले हैं। पार्ट 11 में क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रहने वाला है। छोटी सी क्लास होगी, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे की क्लास होगी। अभी से लेकर के 30 से 35 मिनट को अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं गारंटीड देता हूं कि आपके 5 नंबर कंफर्म होंगे। जी हाँ, ये सवाल यहाँ से 100% आएगा, चाहे वो लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए या तो आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले, लेकिन जरूर से जरूर यहाँ से 5 नंबर के सवाल मिलेंगे जो मैं अभी कराने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि टॉप 20 में हम लोग वही क्वेश्चंस कराते हैं जो आपके लिए बहुत बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हाँ, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11, गिव एन अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताना है। फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बताना है एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है। अक्सर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं जहाँ पे 3 क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत रहता है, तो लिखना भी आसान होता है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो 2 से ढाई पेज हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी क्वेश्चन है श्वसन की प्रक्रिया यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है उसको बताइए। फिर श्वसन आयतन यानी जो अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं उसके बारे में बताइए एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करिए। एंड यहाँ से जो एमसीक्यूज बने हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब भी हम लोग जो समझने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि भाई रेस्पिरेशन यानी जो आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमारा सवाल आया हुआ है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, पहले तो ये फर्स्ट सवाल है, इसको पढ़ेंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता कैसे है, क्या होता है? तो देखो, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेने को एयर इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस अंदर लेने को एयर इनहेलेशन कहते हैं। और सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं सर? तो सांस अंदर लेने को एयर इनहेलेशन कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने को एयर एक्सहेलेशन कहते हैं। और जब सांस आप अंदर लेते हो और सांस बाहर छोड़ते हो, ये दोनों प्रक्रिया मिला दी जाए तो आपका ब्रीदिंग कहलाता है। यानी ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। एयर इन करना और एयर आउट करना। एयर इन के लिए जो टर्म यूज होता है उसको इंस्पायरेशन कहते हैं और एयर आउट यानी एयर बाहर करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इसके लिए कैसे कैसे आपके शरीर में कौन सी मांसपेशियों का संकुचन होता है, यानी कौन कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कैसे काम होता है, इसी को हम लोग मैकेनिज्म में समझने वाले हैं। करेक्ट, हाँ। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको मेनली जो हम लोगों को मैकेनिज्म पढ़ना होता है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंस्पायरेशन, क्योंकि आपने देखा ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आते हैं, यानी सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। तो पहले पढ़ेंगे सांस अंदर लेने के लिए क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सांस बाहर छोड़ने के लिए क्या होता है। तो अगर मैं सांस अंदर लेने की बात करूं या सांस बाहर छोड़ने की बात करूं, तो हमारे बॉडी में मुख्यतः 2 मसल्स हैं जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये प्रोसेस होते हैं, यानी ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। वो 2 मसल्स कौन सा है? तो एक तो है आपका ये डायाफ्राम, ये डायाफ्राम होता है। आपको डायाफ्राम फील करना है तो थोड़ा सा आप फील कर सकते हो, जो कि आपके थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। और ये डोम शेप्ड का मसल्स होता है, एक्चुअली एक मांसपेशी है, इसका हेल्पफुल होता है, ये हेल्प करता है। एंड दूसरा है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है सर? तो इंटरकोस्टल यानी कोस्टल्स के बीच वाले मसल, एंड कोस्टल्स का मतलब होता है रिब्स, यानी रिब्स के बीच वाली जो मांसपेशियां हैं उनके हेल्प से ये 2 मांसपेशी यानी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के हेल्प से इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, तो अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को आप कैसे लिखोगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को लिखोगे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेज, या फिर ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेज, यानी कि जो ब्रीदिंग होती है उसमें 2 स्टेज होते हैं। श्वसन 2 चरण में होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एयर इन करना, एयर इन करना। जबकि एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? तो एयर आउट करना, एयर आउट करना, यानी हवा को बाहर निकालना। राइट, हाँ। इंस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग इन करना और एक्सपायरेशन का मतलब है ब्रीदिंग आउट करना। ठीक है। अब देखो, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्या होता है सर ये एक्टिव प्रोसेस?
एक्टिव प्रोसेस हमारे शरीर का वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यस, आपको सांस लेने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सांस छोड़ने के लिए हमें एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, वो पैसिव प्रोसेस है। लेकिन इंस्पिरेशन, सांस लेने में थोड़ा दम लगता है, सांस छोड़ने में अपने आप छूटेगा ही, तो वही वाली बात है। लेकिन सांस अपने आप नहीं लिया जाएगा, सांस आपको लेने के लिए दम लगाना होता है। तो जहाँ आपको पावर मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है, वहाँ एनर्जी खर्च होती है। तो इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ ऊर्जा का खर्च होता है, यानी एटीपी का खर्च होता है, राइट। हाँ, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। मैंने आपको बताया था 2 मसल्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में। अब समय आ गया है कि उस दोनों मसल्स के नाम को मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज करूं। एक था डायाफ्राम, है ना, डायाफ्राम, PHRAGM, डायाफ्राम। और दूसरा है इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स, करेक्ट। हाँ, देखो भाई, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, जब ये दोनों मसल्स का संकुचन होता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इंस्पिरेशन होता है। जब ये दोनों मांसपेशियों में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आपका एयर इन होता है। अब वो कैसे होता है, देखो, डायफ्राम जनरली होता है डोम शेप्ड। कैसा होता है, डोम शेप्ड, इस तरीके से गुंबद के आकार का। लेकिन जब ये संकुचित होता है तो ये क्या होता है कि जब ये इसका कॉन्ट्रैक्शन होना था, जब आप सांस लेने वाले होते हो तो समय पहले दम लगाते हो, तो ये डायफ्राम जो है संकुचित होता है। और संकुचित होता है तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि वो अपने सेंटर की ओर संकुचित होगा। मान लो इसका कहीं ये इधर सेंटर है तो ये नीचे की ओर आता है, और जो डायफ्राम इस तरीके से है वो फ्लैट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लैट हो जाता है। देखो, ये कहीं ना कहीं ऐसे था नॉर्मली इतना, देखो इतना चढ़ा हुआ, देखो तीर दिखाया गया ना, इतना पे आ गया, यानी था इतना, हो गया इतना, यानी ओवरऑल लंग्स के अंदर का स्पेस बना। हाँ, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, एक कारण से लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया, ठीक है, ताकि हवा अंदर आ सके। दूसरा क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है सर, जो आपके रिब्स के बीच में पाई जाती हैं उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। अब ये इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो भी लंग्स का साइज एक्सपेंड होता है। कैसे, तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यानी जो कोस्टल यानी कि रिब्स के बीच की जो मांसपेशियां हैं, उसमें जब संकुचन होता है तो ये ऊपर की ओर एलिवेट होती हैं। छाती ऊपर की ओर एलिवेट होता है ना, हाँ, इससे क्या होता है, छाती फूलता है, देखो छाती का साइज बढ़ता है। तो ये ओवरऑल ऊपर की ओर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऊपर की ओर खिंचाता है, जिससे थोड़ा सा छाती बड़ा होता है। यानी ओवरऑल आपके लंग्स का क्या होता है बताओ, दोनों की वजह से, दोनों के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, चाहे वो डायफ्राम हो या इंटरकोस्टल मसल हो, दोनों के संकुचन की वजह से ओवरऑल लंग्स का वॉल्यूम यानी कि उसके अंदर का आयतन, स्पेस बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया। और नियम है कि जहां पे वॉल्यूम ज़्यादा, जगह ज़्यादा, वहां प्रेशर कम। जाहिर सी बात है, जगह ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर कम कहाँ से ज़्यादा कम हो जाएगा, तो देखो ये बाहर के प्रेशर को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लंग्स के अंदर का प्रेशर इंटरनल प्रेशर। तो जो आपका अंदर का प्रेशर है वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है। तो जगह जब बहुत ज़्यादा है और किसके कंपैरिजन में कम हो गया, तो जो वातावरण के वायुमंडलीय दाब है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपैरिजन में। तो हवा का नियम है कि कोई भी हवा है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करना पसंद करता है। तो चूंकि अंदर में जगह ज़्यादा है तो हवा आना चाहेगा, हाँ भैया नियम है। तो अंदर में जगह ज़्यादा यानी प्रेशर कम है, और बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर एयर आ जाता है। समझ गए, हाँ, यानी बेसिक से टर्म्स हैं कि यहाँ पर होता क्या है समझना। मैंने क्या बताया, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हम लोग समझते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, MOB, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा कम समय लगे मेरा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैकेनिज्म में हमें देखने को मिलता है इंस्पायरेशन, है ना, और एक्सपायरेशन, करेक्ट। हाँ, इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, एयर इन होना, हवा अंदर आना। और एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है सर, एयर का आउट होना यानी हवा बाहर जाना, करेक्ट। हाँ, अब ये एयर इन होना यानी इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों बोला सर, एक्टिव प्रोसेस इसलिए बोले क्योंकि यहाँ एनर्जी खर्च होता है। आप ऐसे देख लो, सांस लेने में दम लगता है ना, हाँ, दम लगना मतलब क्या, पावर लगना, यानी एनर्जी खर्च होता है। जबकि ये पैसिव प्रोसेस है,
पैसिव मतलब है इसमें कोई खर्च, एनर्जी खर्च नहीं होता है, करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पर कैसे होता है भाई, तो यहाँ पर देखो दो मांसपेशी है जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग हो पाता है। वो कौन कौन सा है, एक डायफ्राम है और एक आपका इंटरकोस्टल मसल है, करेक्ट। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है तो क्या होता है, डायफ्राम जब संकुचित होता है तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, जैसे लंग्स का साइज बढ़ता है। इंटरकोस्टल मसल संकुचित होता है तो वो ऊपर की ओर खींचता है, छाती फूल जाता है, जिससे ओवरऑल इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम मतलब उसके अंदर का स्पेस बढ़ जाता है। और जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ लंग्स वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर जहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ भाई, वहाँ का नियम है कि प्रेशर कम हो जाएगा। जाए भाई जगह ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ, प्रेशर कम हो जाएगा। एंड हवा का नियम है कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करता है। इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया तो हवा एयर इन कर जाएगी, समझ गए बात को। हाँ, इससे क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा। बट एक्सपायरेशन कैसे होगा अब सर, तो एक्सपायरेशन एक चूंकि पैसिव प्रोसेस है, तो अब जो मांसपेशियां यहाँ पे आपने दम लगा के संकुचित करा था वो ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाती हैं। यानी यहाँ पर वही चीज़ें होता है जैसे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल है, वापस से क्या हो जाते हैं, अपने जगह पे रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होना मतलब क्या होता है, वो जैसे फ्लैट हुआ था तो वापस से अपने पोजीशन में जाएगा, है ना। हाँ, तो वापस से अपने पोजीशन में जाते हैं यानी रिलैक्स होते हैं ये दोनों मांसपेशियां। डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वो वापस से अपने पोजीशन में जाएगा, जिससे देखो लंग्स का साइज छोटा हो रहा है। अरे भाई डायफ्राम ऐसे था वैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, डोम शेप में, जिससे लंग्स का साइज घटेगा। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल जो ऊपर की ओर एलिवेट हुआ था वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लंग्स स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज मतलब है लंग्स चपा रहा है। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या हुआ, बताओ भाई, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या हुआ, तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम जो होता है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डाउन हुआ, कम हो गया। अब अगर वॉल्यूम कम हुआ, हमको पता है ऐसे करके, आप जैसे मान लो आपका लंग्स बैलून है, बॉलून को चापोगे तो अंदर का तो जगह कम हो रहा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो हवा क्या होता है, बाहर निकलना। अरे बैलून के अंदर हवा है, उसको चापोगे तो हवा बाहर निकलेगा ना, जस्ट लाइक दैट। अंदर में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिस वजह से एयर आउट हो जाएगा, तो बस ये होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। अब इसी को हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, इंस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। इंस्पायरेशन कैसे होता है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग इन के नाम से जानते हैं, राइट। हाँ, तो देखो भाई यहाँ पर डायफ्राम, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच इनलार्जेस द चेस्ट कैविटी। हाँ, ये आपका एक डायफ्राम मसल है, ये देखो एक डायफ्राम मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्शन से चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ाता है, यानी छाती का साइज बढ़ाता है, क्योंकि ये नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वही बोला डायफ्राम, इसके कॉन्ट्रैक्शन से इनलार्जेस चेस्ट कैविटी वर्टिकली, दैट इज एवब डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये डाउनवर्ड की ओर मूव करता है। जैसे ये पहले ऐसे था तो अब ये ऐसे हो जाता है, राइट। हाँ, डायफ्राम जिसके संकुचन से छाती का गुहा का ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। हाँ, फिर इंटरकोस्टल मसल्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स देखो यहाँ पे दिखाया गया है, लंग्स के बीच में, सॉरी रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं, तो ये एलिवेशन प्रोड्यूस करते हैं, रिब्स को एलिवेट करते हैं, यानी रिब्स को ऊपर की ओर खींचते हैं। एंड स्टर्नम को भी इंटरकोस्टल मसल संकुचित होकर पसलियों और स्टर्नम को ऊपर उठाती हैं, जिससे चेस्ट का कैविटी ओवरऑल बढ़ता है चारों बगल से, नीचे से ये डायफ्राम और इधर से साइड से इंटरकोस्टल मसल और स्टर्नम ऊपर की ओर, तो इससे चारों बगल से लंग्स का साइज बढ़ जाता है। एंड लंग्स का साइज बढ़ता है यानी द लंग्स एक्सपेंड एट दिस स्टेज, लंग्स पूरी तरीके से फूल जाता है। फिल द इंक्रीज्ड स्पेस, अब क्योंकि ये खाली जगह हो गया है तो इसके अंदर फिल होने के लिए हवा बाहर से अंदर आता है। यस, तो वही बोल रहा है, इस चरण में फेफड़े फैलते हैं और इसी बढ़ी हुई जगह से भरते हैं। नाउ द प्रेशर इन द लंग्स, यहाँ पे अंदर में चूंकि जगह ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर इन द लंग्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। सो एयर फॉलोज इनटू द लंग्स, जिससे एयर क्या होता है, एयर फ्लोज इनटू द लंग्स, एयर लंग्स में फ्लो कर जाता है। अब फेफड़े में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है, इसलिए हवा फेफड़े में प्रवेश करती है। समझ गए बात को। हाँ, ये हो गया आपका, क्या हो गया, एयर इनहेलेशन। अब एयर एक्सेलेशन कैसे होता है सर, तो एक्सपायरेशन को मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग आउट कहते हैं, सांस छोड़ना, है ना, सांस छोड़ना। यह एक पैसिव प्रक्रिया है।
सांस लेने में दम लगाना पड़ता है, सांस छोड़ने में दम नहीं लगाना पड़ता है, तो इसलिए ये पैसिव प्रक्रिया है। हाँ, बशर्ते आप यहाँ से सांस ले रहे हो, कहीं और से इधर उधर करोगे तो फिर दिक्कत है, मामला गड़बड़ हो सकता है। चलो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि आप समझे जो डायफ्राम है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है, वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ वापस से वो चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होना मतलब अपने अपने जगह पे आ जाएगा, जो डायफ्राम फ्लैट हुआ था वापस से अपना पोजीशन में आ जाएगा, इंटरकोस्टल मसल जो एलिवेट हुआ था वो वापस से नॉर्मल आ जाएगा, है ना। हाँ, इससे क्या होता है, ओवरऑल दोनों के रिलैक्स होने से क्या कहते हैं, यह डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियों के शिथिल होने से होता है। दिस प्रोड्यूसेस रिडक्शन इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, जो आपके चेस्ट कैविटी हैं इसके साइज में रिडक्शन देखने को मिलता है, साइज छोटी हो जाती है, इससे छाती की गुहा का आकार कम हो जाता है। एंड सो द प्रेशर इन द लंग्स, इससे क्या होता है, जब चूंकि अंदर छोटा हो गया स्पेस तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीजेज, जिससे कि एयर बाहर, जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा जाहिर सी बात है वो चापेंगे तो लंग्स से हवा बाहर आएगा, यस, एयर आउट हो जाता है, ठीक है। हाँ, इससे फेफड़े में दबाव बढ़ जाता है जिससे हवा बाहर निकलती है, यानी कि इंस्पायरेशन में चूंकि देखो लंग्स में सब चारों तरफ से फैल रहा था तो हवा अंदर आ गई, जब चारों बगल से लंग्स यहाँ पे चपा रहा है तो हवा बाहर चली जाती है, यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। हाँ, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कितने बच्चे समझें आप हमें बताएंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से, फिर आप लोग मुझे थोड़ा सा, फिर मैं आगे रेस्पिरेशन रेट और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बढ़ाऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए। चलिए भाई, ओके, समझ में आ गया सारे बच्चों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पहले कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए, बताओ भाई, जवाब दो। क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर, द टू स्टेजेज ऑफ रेस्पिरेशन आर, रेस्पिरेशन के दो स्टेज हैं, वो इंस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन, नहीं, इंस्पायरेशन तक तो ठीक है और हवा अंदर लेना हवा बाहर छोड़ना, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज द बेस्ट आंसर, नॉट इनहेलेशन और डाइजेशन, ये सब नहीं होगा, आंसर बी इज द बेस्ट। नेक्स्ट है द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम का क्या होता है, वो चाहे डायफ्राम हो या इंटरकोस्टल मसल हो, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, आंसर बहुत इजीली आप लोग आंसर मैच कर दोगे कि आंसर भैया बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। हाँ, आंसर भैया क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट। अब उसके बाद क्या है भैया, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान लंग प्रेशर इज, लंग्स का प्रेशर क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान यानी सांस अंदर लेने के दौरान क्या होता है, लंग्स का प्रेशर, ध्यान रखना, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जीरो। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यानी इंस्पायरेशन के दौरान सांस जब लेते हैं तो उसमें लंग्स का प्रेशर, तो सांस लेने के लिए क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और चूंकि कॉन्ट्रैक्शन से साइज बढ़ता है जिससे आपका लंग्स का प्रेशर घट जाता है, तो लेस देन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, लंग्स प्रेशर क्या होता है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इंस्पिरेशन के दौरान जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, कम होता है। हाँ, तभी तो हवा अंदर की ओर आएगी, करेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, सी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके क्या, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। थोड़ा एक बार रिपीट करूं, चलो, मैंने क्या बताया, रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स होते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस का मतलब है यहाँ एनर्जी खर्च होती है, बहुत बढ़िया, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग मसल्स, फॉलोइंग मसल्स मतलब ये एक डायफ्राम जिसके कॉन्ट्रैक्शन से आपका चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता है, ये डाउनवर्डली मूव कर जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स, इसके कॉन्ट्रैक्शन से भी रिब्स में एलिवेशंस होते हैं, स्टर्नम में भी, जिससे साइज बढ़ जाती है एंड चारों बगल से बढ़ता है, जिससे ये लंग्स एक्सपेंड एट दिस स्टेज एंड फिल द इंक्रीज स्पेस, जिससे कि लंग्स एक्सपेंड हो जाता है एंड फिर वहाँ पे जगह भरती है। नाउ द प्रेशर इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, सो एयर फॉलोज इनटू द लंग्स, इससे क्या होता है, एयर लंग्स के अंदर आ जाती है। जबकि एक्सपायरेशन, एग्जाम में आप रफली इस इमेज को थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, बहुत ज़्यादा सजाना धजाना नहीं है।
अदरवाइज आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। एक्सपायरेशन की मैं बात करूँ, चूँकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पैसिव प्रोसेस है, इसमें आपके डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं, जिससे अंदर का साइज क्या होता है, घटता है, एंड इससे प्रेशर अंदर में बढ़ जाता है, जिससे एयर बाहर की ओर निकल जाता है। करेक्ट, हाँ, समझ गए? महेंद्र कोहली कह रहे हैं मैंने बहुत बार हेल्पलाइन नंबर ट्राई किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, बुक लेने के लिए क्रैश कोर्स की। महेंद्र कोहली जी, अभी हज़ारों की संख्या में बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, सो प्लीज़ वेट, आपको कॉल बैक जाएगी, अदरवाइज़ एक बार और ट्राई कीजिएगा, है ना। सिर्फ अपनी साइड से नहीं सोचना होता। अभी एग्ज़ाम के टाइम पर सारे बच्चे जग गए हैं, ठीक है, वहाँ पे 10 लोग हैं, अब 10 लोग कितने लोगों से बात कर पाएंगे एक टाइम पे? एक मतलब हर मिनट में 20 कॉल आ रहा है, 25 कॉल आ रहा है, तो आप समझ सकते हो भाई। तो इसलिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपको परचेज़ करना है, आप ऐप से खुद परचेज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं तो कहूँगा अगर आपका एग्ज़ाम अभी जस्ट रिसेंट में है तो बुक मत परचेज़ करो। मैं टॉप 20 बुक का PDF क्रैश कोर्स में फ्री में दे दिया हूँ, उसको पढ़ लो। कारण इसलिए क्योंकि बुक आपके पहुँचने में 10 दिन का समय लगता है और तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा, तो क्या फ़ायदा अभी बुक परचेज़ करने से। चलो, तो एक बार कमेंट में दिल बना देना जिनको जिनको समझ में आया, एक बार कमेंट में दिल बना देना, देन मैं आगे के पार्ट को कवर करूँगा। करेक्ट, चलो भाई, एक बार कमेंट में दिल बना देना जिनको जिनको समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सबको समझ में आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आया फिर रिपीट कर लेना भाई, कोई बात नहीं, नहीं फिर भी समझ में आएगा तो रट लेना। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के रेट क्या होते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमारा कवर हुआ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिए हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेट ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है। पहले हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को पढ़ लेंगे। अच्छा सर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? बहुत आसान है, ये 2 लाइन में आप लिख सकते हो, यानी कि आपके रेस्पिरेशन का रेट क्या है, यानी हर मिनट में आप कितनी बार ब्रीद कर रहे हो, यानी कितनी बार आप सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर छोड़ते हो। ब्रीदिंग मतलब है सांस अंदर लेना छोड़ना, तो 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीद कर रहे हो बताओ। तो 1 मिनट में तकरीबन 12 से 16 बार होता है, 12 से 16। तो वही बोल रहा है रेस्पिरेशन रेट, है ना, रेस्पिरेशन रेट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। Respiration rate is the rate at which breathing occurs and is controlled by the respiratory center of the brain। यानी रेस्पिरेशन रेट एक रेट है जो कि जिस रेट से ब्रीदिंग हो रही है एंड वो कंट्रोल होता है ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर से, ठीक है। श्वसन दर वह दर है जिस पर श्वसन होता है, यह मस्तिष्क के श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन द नंबर ऑफ ब्रीद पर मिनट, नंबर ऑफ ब्रीद पर मिनट यानी कि हर मिनट में कितनी ब्रीदिंग हो रही है, यानी इसे सामान्यतः प्रति मिनट श्वासों की संख्या में मापा जाता है। करेक्ट। रेस्पिरेशन रेट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी श्वसन दर फेफड़ों में हवा के आने जाने की गति को दर्शाती है, यानी फेफड़े में हवा आ रही है और हवा जा रही है, यानी एयर इन हो रहा है और एयर आउट हो रहा है, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को दिखाता है। जनरली नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एडल्ट का होता है एट रेस्ट, जब आप पेशेंट रेस्ट में हो, नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में हो, तो 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट। अब बोलेंगे सर आपने 12 से 16 बोला, कहीं 12-16 कहीं 12-18, आप एवरेज लेके चल सकते हो, ठीक है। ये आपका आराम की अवस्थिति है। अगर आप दौड़ के आ रहे हो तो जाहिर से पता रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगा, बट आप जब नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में हो तो 12 से 18 रेस्पिरेशन रेट होता है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब आते हैं तीसरे कंसेप्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पर। हाँ, ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा, बट समझ जाओगे तो मज़ा आएगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यानी कि कुछ ये मीजरिंग पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा देखा जाता है कि भाई लंग्स कितना, आप कितना सांस ले सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, कितना स्टोर कर सकते हो, कितना ज़्यादा ले सकते हो, यही सब चीज़ें, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर को नापा जाता है, हवा को नापा जाता है, कितना हवा आप ले सकते हो एक साथ में, एक बार में, है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का मतलब। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर, अलग अलग अमाउंट ऑफ एयर है, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के दौरान हवा जब आप अंदर लेते हो तो कितना हवा है अमाउंट में, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, कितना है ना। हाँ, और कितना आप छोड़ रहे हो, यानी श्वसन आयतन, श्वसन के दौरान ली और छोड़ी जाने वाली वायु की विभिन्न मात्राएं हैं।
द वॉल्यूम्स हेल्प्स इन असेसिंग नॉर्मल लंग फंक्शन। इससे पता चलता है कि आपका जैसे नॉर्मल मैं बता दूंगा, हाँ भाई सांस लेने टाइम इतना हवा लेते हैं, लेकिन अगर जब बीमारी होगी तो नहीं ले पा रहे हो, तो उससे बीमारी को पहचानने में या फिर लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जानने में मदद मिलती है। यानी यह आयतन फेफड़े के सामान्य कार्य का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। करेक्ट। अब मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करूं तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग, यानी सामान्य श्वास के दौरान ली या छोड़े जाने वाली वायु की मात्रा, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सबसे पहले हमारा पढ़ना है टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मली आप जैसे अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते सांस ले रहा हूँ सांस छोड़ रहा हूँ, आपको पता चल रहा है। जैसे देखो ऐसे सोचो, पता चला आपको, लेकिन नॉर्मली पढ़ाने के दौरान मैं सांस लेता हूँ पता नहीं चलता, आप भी पढ़ते के दौरान सांस लेते हो नहीं चढ़ता है। तो नॉर्मल सांस लेना उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी नॉर्मली आप बातचीत करते हुए जो आप नॉर्मली सांस अंदर लेते हो छोड़ते हो, वो उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, चाहे वो आप एयर इनहेल करो या एक्सहेल करो। तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग, यानी सामान्य श्वास के दौरान ली या छोड़े जाने वाली वायु की मात्रा। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। कितनी होती है, 500 ml। यानी कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, सामान्य मान इसका लगभग 500 ml होता है। ठीक है, कितना होता है, 500 ml। 500 ml का मतलब क्या होता है सर, 500 ml इसका नॉर्मल मात्रा है, चाहे वो सांस अंदर लो या सांस बाहर छोड़ो। करेक्ट। हाँ, अब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। IRV क्या होता है सर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नाम ही है रिजर्व करना। रिजर्व मतलब क्या है, बचा के रखना। तो नॉर्मल सांस लेने के बाद, पहले नॉर्मल सांस ले लिए, ठीक है, उसके बाद कितना आप सांस और ले सकते हो, जैसे नॉर्मल सांस ले लो, उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, जब आप नॉर्मल सांस ले लेते हो टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद आप कितना एयर और भी एक्स्ट्रा में रिजर्व कर सकते हो, ले सकते हो, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यानी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हुआ, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड। फोर्सिबली यानी फोर्सफुल्ली, अब दम लगा के करते हो, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, यानी नॉर्मली सांस लेने के बाद आप कितना हवा इंस्पायर कर पा रहे हो जबरदस्ती, यानी सामान्य श्वास के बाद जबरदस्ती ली जाने वाली अतिरिक्त वायु की मात्रा आपकी कितनी होती है, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। एंड इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 3000 ml। यस, अब 3000 ml यानी 3 लीटर, ml मतलब है मिलीलीटर, 3 लीटर हवा आप ले सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो। करेक्ट। हाँ, अब एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब है एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी जैसे वहाँ पे हुआ था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, नॉर्मल सांस लेने के बाद और कितना ले सकते हो, वैसे मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली सांस छोड़ दो, उसके बाद कितना छोड़ सकते हो, यहीं से और कहीं से नहीं, तो कितना छोड़ सकते हो। तो सांस ज़्यादा ले पा रहे थे, छोड़ कम पा रहे थे। मैं देखो, आप भी ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 ml। ठीक है, हाँ 1100 से 1200 ml होता है। यानी सामान्य श्वास के बाद जबरदस्ती छोड़ी जाने वाली अतिरिक्त वायु आपका 1100 ml होता है। तो ये होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। हाँ, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप चाहे कितना भी सांस छोड़ लो, आगे पीछे ऊपर नीचे जितना छोड़ना है छोड़ लो, है ना। हाँ, जितना सांस छोड़ना है छोड़ लो, फिर भी लंग्स में एक मात्रा, कुछ एयर का मात्रा बच जाता है जिसको नहीं निकाला जा सकता है। क्यों, ताकि लंग्स आपका कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, हाँ, उसको कोलैप्स से बचाने के लिए, तो उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल मतलब ही बचा हुआ होता है। तो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, जितना निकालना निकाल लो, उसके बाद जो लंग्स के अंदर बच जाता है एयर, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद फेफड़े में बची वायु रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है, जो कि प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स यानी फेफड़े को सिकुड़ने से बचाती है, जो कि तकरीबन 1200 ml है, जो कि हर समय लंग्स में रहता है, इसको नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, हाँ, एक चीज याद रख लेना, ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम्स हो गए, मतलब वॉल्यूम्स हो गए। एक है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या समझते हो, टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, तो 5800 ml के लमसम में होता है, 5800 ml। लेकिन आप इसको याद रख सकते हो 6 लीटर के नाम से, 6 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर के लमसम में होती है। टोटल लंग्स में इतने हवा
तकरीबन होते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब टोटल लंग कैपेसिटी इतनी होती है, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में टाइडल वॉल्यूम पढ़ा। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान। टाइडल वॉल्यूम मतलब है सांस लेना या सांस छोड़ना नॉर्मली, तो वो 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर फोर्सिबली आप इनहेल करते हो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, 3000 ml, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है फोर्सिबली एक्सेल कर रहे हो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो एयर भर जाते हैं, बच जाते हैं, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपायर करने के बाद फिर भी 1200 ml बच ही जाता है, ठीक है। हाँ, और टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर, 5800 ml अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों से मैं कुछ सवाल करवाऊंगा, उस सवाल के आंसर करो तो फिर शायद आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे और आपको बेहतर फीलिंग आएगी कि हाँ भैया आपने कुछ पढ़ा है, राइट। हाँ, चलो क्वेश्चंस करके दिखाओ। रेस्पिरेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय द, रेस्पिरेशन रेट किसके द्वारा कंट्रोल होता है बताओ भाई। रेस्पिरेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय द, तो हार्ट, लीवर, ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर्स या किडनीज। तो रेस्पिरेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय द, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन में होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है ब्रेन से। नॉर्मल ईआरवी, ईआरवी वैल्यू यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो भाई आपको मैं याद करा देता हूँ, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, आईआरवी सांस आप ज़्यादा ले सकते हो एक्स्ट्रा में तो 3000 ml है, और ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा नहीं 1100 ml है, और रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होता है। हम लोग को एकदम एग्जैक्टली याद है। टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml होता है, 6000 ml होता है, 6 लीटर। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ईआरवी लगभग 1100 के लमसम में होता है, तो 1100 ml ऑप्शन में है, मार दो डी, करेक्ट। बस आगे और भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने दिखा दिया। टाइडल वॉल्यूम काफ़ी बार पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन एडेड नहीं है, लेकिन यहाँ से आप याद कर लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये क्लास आपका यहीं पर होता है एंड अब अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी। मैंने बड़ी धैर्यतापूर्वक इन चीज़ों को समझाया, आराम आराम से कराया। कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो हम आप लोगों को क्रैश कोर्स में पूरा पीडीएफ मिल रहा है, प्रॉपर पीडीएफ से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए एंड ओनली लॉन्ग क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़िए, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। इवन एक सिंगल एमसीक्यूज भी बाहर नहीं जाएंगे, हर एक चीज़ यहीं से आएगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन द टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स एंड लास्ट टाइम पे आपके लिए वही चीज़ें मैं रिवाइज भी करा दूंगा वन शॉट रिवीजन के टाइम पर, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, है ना, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।